नमस्कार, मैं अभय कुमार, इतिहास विभाग, डीएवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीवान। आज हम लोग चर्चा करेंगे विश्व शक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय। वस्तुतः 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी और 1783 में अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। इसके पश्चात अमेरिका का भविष्य कैसा हो, इसके बारे में उनके नेताओं ने विमर्श किया। 1788 ईस्वी तक हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका को संसार के सभी प्रमुख देशों ने मान्यता दे दी थी। जन्म काल के समय ही अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में जहां युद्ध अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति का एक प्रमुख हिस्सा हुआ करता था, अमेरिका ने तटस्थता की नीति का सहारा लिया। इसके पीछे जो सबसे प्रमुख कारण था वह था कि उस समय देश के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न अपना आर्थिक पुनर्निर्माण का था। हम जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण था और वहां उसके विकास की असीम संभावनाएं थी, क्योंकि इसी कारण इंग्लैंड ने वहां अपना उपनिवेश बसाया भी था। लेकिन उस समय तक वह एक अविकसित देश था। ऐसी परिस्थिति में स्वभावतः अमेरिकी लोगों की सारी चेष्टाएं अपने देश के रचनात्मक कार्यों में लग गई। इसके अतिरिक्त युद्ध के लिए पर्याप्त सैनिक की आवश्यकता होती थी। अतः यदि अपने साम्राज्यवादी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय युद्धों में शामिल होता तो उसकी आर्थिक स्थिति चौपट हो जाती और उसका जो आर्थिक पुनर्निर्माण का सपना था वो अधूरा रह जाता। इसलिए तत्कालीन अमेरिकी जो जन नेता थे, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भंवर जाल में फंसना पसंद नहीं किया और शुरू से ही प्रारंभ से ही वाशिंगटन से ही उन्होंने विदेश नीति के क्षेत्र में पृथकता की नीति का अवलंबन किया। इसी पृथकता की नीति को 1823 ईस्वी में मुनरो ने प्रतिपादित किया, जिसे कि हम मुनरो सिद्धांत के नाम से या मुनरो डॉक्ट्रिन के नाम से जानते हैं। वहां से अमेरिकी विदेश नीति के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू होता है। उसका कहना था कि अमेरिकी गोलार्ध में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय देश यानी यूरोप का कोई भी साम्राज्यवादी देश कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अमेरिकी गोलार्ध में किसी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप करने का प्रयास संयुक्त राज्य अमेरिका अपने लिए एक शत्रुतापूर्ण कार्रवाई मानेगा और इसका वह सैन्य जवाब देने को तैयार रहेगा। और इसलिए उसने कहा कि यूरोपीय राज्य अमेरिकी गोलार्ध की राजनीति से दूर रहें। इस सिद्धांत के द्वारा उसने यह भी साबित करने का प्रयास किया कि अमेरिकी गोलार्ध अमेरिका वासियों के लिए है, यानी अमेरिका फॉर द अमेरिकन्स। ये सिद्धांत का जन्म इस मुनरो डॉक्ट्रिन से हो जाता है। अब अमेरिका की अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी। उसने पूरे अमेरिकी गोलार्ध, खास करके लैटिन अमेरिका, मेक्सिको आदि नीतियों में अपने साम्राज्यवादी शक्ति का प्रभुत्व करना प्रारंभ किया। इसके साथ ही उसके सामने प्रशांत महासागर स्थित फिलीपींस, चीन और जापान जैसे देश थे, जहां वह अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के एक साधन के तौर पर उन देशों को देख रहा था। हम सबसे पहले मेक्सिको की ओर जाते हैं, जहां 19वीं शताब्दी के मध्य में उसने मेक्सिको से टेक्सास और कैलिफोर्निया सहित जो तटवर्ती प्रदेश था वो उसने अमेरिकी संयुक्त राज्य अमेरिका में मिला दिया। मेक्सिको कपास की खेती के लिए मशहूर था और वहां स्लेव के द्वारा खेती प्रतिबंधित था। गुलाम लाने या उससे काम कराने की इजाजत नहीं देता। एक नए गणतंत्र की घोषणा भी वहां कर दी गई थी। लेकिन मेक्सिको के विरोध के बावजूद 1845 में जो टेक्सास प्रदेश था और कैलिफोर्निया, वह संयुक्त राज्य अमेरिका में मिला दिया गया। इसके पश्चात लैटिन अमेरिकी देशों की ओर उसकी नजर पड़ी और वहां उसने वेनेजुएला को सबसे पहले अपने प्रभाव में लाने का प्रयास किया, जिसमें कि वह सफल रहा। इसके अलावा वेस्ट इंडीज के प्रदेशों को भी उसने स्वतंत्र करने की कोशिश की, ताकि जो यूरोपीय देशों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा है वहां अमेरिकी गोलार्ध से पूरी तरह से बाहर हो जाए। पनामा गणतंत्र को उसने मान्यता दी
क्योंकि पनामा जो नहर था वहां वह अपना विकास और आर्थिक इच्छाओं की पूर्ति कर सके। अब वो क्यूबा की ओर हम देखते हैं। क्यूबा और पोर्टोरिको दो उपनिवेश बच रहे थे। हम जानते हैं कि क्यूबा चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश था और अमेरिका उसका खरीदार भी था। 1899 में इसी प्रश्न के मुद्दे पर स्पेन और अमेरिका के में युद्ध छिड़ गया और इधर क्यूबा में अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई भी चल रही थी। अमेरिका ने स्वतंत्रता की लड़ाई में क्यूबा के लोगों की मदद की, लेकिन क्यूबा जब आज़ाद हुआ तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने उसे अपना एक संरक्षित राज्य बना लिया और कुल मिलाकर क्यूबा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक उपनिवेश बनकर रह गया, जिसको अंततोगत्वा मुक्ति 20वीं शताब्दी के मध्य में फिडेल कास्ट्रो और चे गुवेरा जैसे नेताओं के सक्रिय विद्रोह के द्वारा प्राप्त हुआ। इधर हम फिलीपींस द्वीप समूहों की ओर आते हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है। फिलीपींस में स्पेन का शासन था, जहां पर उसके खिलाफ स्पेन के शासन के खिलाफ लगातार विद्रोह हो रहे थे। थियोडोर रूजवेल्ट ने फिलीपींस के मामलों में भी हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। अमेरिका के एशियाई नौसेना के सेनापति कमांडर जॉर्ज ड्यूई के आदेश दिया गया कि फिलीपींस में स्पेन की शक्ति को नष्ट कर दे। इस तरह से वहां उसने नौसैनिक विजय के द्वारा पूरे फिलीपींस जो द्वीप समूह थे उसको उसने मुक्त करा दिया, लेकिन उसकी संरक्षता जैसे क्यूबा में प्राप्त की गई थी वैसे ही अमेरिका को सौंप दिया गया। अब अमेरिकी विस्तारवादियों ने संपूर्ण फिलीपींस पर अधिकार की मांग की। अंततः स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 1899 में पेरिस की संधि हुई, जिसके अनुसार फिलीपींस और गुआम पर अमेरिकी प्रभुसत्ता की स्थापना हो गई। अब हम देखते हैं कि चीन और जापान की ओर। सुदूर पूर्व में अमेरिका चाहता था कि चीन और जापान दोनों पर उसका अधिकार कायम हो और वहां अपनी साम्राज्यवादी जो महत्वाकांक्षा है उसकी पूर्ति कर सके। हम जानते हैं कि 1839 में प्रथम अफीम युद्ध हुआ था, जिसके पश्चात इंग्लैंड ने 1842 में नानकिंग की संधि की थी और उसके द्वारा चीन में बहुत सारी व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की थी। अमेरिका ने भी इस दिशा में प्रयास किया और अंततोगत्वा उसने नानकिंग की संधि की तरह ही एक संधि अपने साथ भी की। लेकिन इसमें एक खास बात थी कि व्यापारिक सुविधाओं के अलावा जो चीन के राज्य क्षेत्र में पड़ता है, क्षेत्र अधिकार में पड़ता है, उससे हटकर के, उससे बियॉन्ड जाकर के उसने अपने लिए सुविधाएं हासिल की, जिसको कि हम राज्य क्षेत्रातीत के सिद्धांत का नाम देते हैं। इसके द्वारा जो अमेरिकी नागरिक यदि चीन में किसी भी तरह का गैर कानूनी कार्य करते हैं तो उनको चीन के न्यायालय में सजा नहीं दिया जा सकता है, इसके लिए उन्हें अमेरिकी न्यायालय में ही भेजना पड़ेगा। इस तरह से यह चीन की संप्रभुता में एक आक्रमण भी था। अमेरिका में चीन का जो प्रभाव था वो यहीं नहीं समाप्त हुआ। उसने व्यापार की सुरक्षा के लिए और नए क्षेत्रों में बाजार खोलने के लिए तरह तरह से दबाव डाला और लगभग संपूर्ण चीन में 1890 के दशक तक जाकर के यह अधिकार प्राप्त कर लिया। समान अवसर के नाम पर चीन द्वारा यह चीन में अमेरिका के द्वारा यह प्रभाव कायम करना उसकी कूटनीतिक सफलता बताती है। जापान के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका ही वह देश था जिसने सबसे पहले जापान के दरवाजे को खोला। 1853 में कमांडर पेरी जापान गया था और जापानी शासकों को धमकी देकर उसने संधि करने को कहा। 1854 की संधि के अनुसार अमेरिका को नागासाकी, शिमोदा और हैकोपर के बंदरगाहों में कोयला, पानी और रसद लेने तथा जहाजों की मरम्मत की सुविधा दी गई। इस तरह से 1858 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान में एक दूसरी संधि हुई। यह संधि पहली बार अमेरिकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को जापान में स्थापित करने की दिशा में एक प्रमुख कदम था, जिसमें चीन की तरह यहाँ पर भी अमेरिका को राज्य क्षेत्रातीत अधिकार प्राप्त हुए। यानी अब जापान में अमेरिकी नागरिकों पर कोई भी कार्रवाई जापान के न्यायालयों में नहीं हो सकती, इसके लिए उसे अमेरिकी न्यायालयों को भेजना होगा। यह भी जापान की संप्रभुता पर यह आक्रमण था। अब प्रशांत महासागर के चीन, जापान और फिलीपींस के साथ साथ दक्षिण अमेरिका और
उत्तरी अमेरिका के मेक्सिको के हिस्सों में अमेरिकी साम्राज्यवाद पूरी तरह से स्थापित हो चुका था और धीरे धीरे उसने पार्थक्यवाद की नीति 19वीं शताब्दी के अंत होते होते उसने अब छोड़ना शुरू किया और इसकी पहली झलक संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1905 के रूस जापान युद्ध के पश्चात मध्यस्थता के तौर पर दिखाया। इस युद्ध में अमेरिका ने इसलिए हस्तक्षेप किया कि पूर्वी एशिया में वह जापान के प्रसार को भी रोकना चाहता था, क्योंकि हम जानते हैं कि 1905 में रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय हुई थी और जापान की अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा भी बढ़ रही थी। अब प्रशांत महासागर पर प्रभुत्व स्थापना की होड़ में जापान भी संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रतिद्वंदी बनने वाला था। 1906 में मोरक्को को लेकर फ्रांस और जर्मनी में एक भयंकर संकट पैदा हुआ और ऐसा प्रतीत हुआ कि दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस मामले में भी मध्यस्थता की और फ्रांस तथा जर्मनी का बीच बचाव कर यूरोपीय शांति को भंग होने से बचाया। इसी बीच अमेरिका को विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करने का सबसे बड़ा मौका मिला प्रथम विश्व युद्ध। 1914 ईस्वी में यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा। यद्यपि शुरू में इस युद्ध में सम्मिलित होने का अमेरिका का कोई इरादा नहीं था, लेकिन 1917 ईस्वी तक आते आते परिस्थितियां कुछ इस तरह बदली कि संयुक्त राज्य अमेरिका को बाध्य होकर जर्मनी के खिलाफ इस युद्ध में सम्मिलित होना पड़ा। बाद में इसके साथ अमेरिका के साथ साथ दक्षिण अमेरिका के भी कई देश युद्ध में शामिल हुए। अमेरिका ने अपने धन जन युद्ध सामग्री आयुध इत्यादि से मित्र राष्ट्रों की मदद की। कहा जाता है कि जर्मनी की पराजय में अमेरिका का एक बहुत बड़ा हाथ था और मित्र राष्ट्रों को विजय उसने प्राप्त किया। पेरिस शांति सम्मेलन में जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और उनके 14 सूत्री सिद्धांतों के आधार पर ही शांति सम्मेलन की बहुत सारी संधियों की वैचारिक आधार रखा गया था, वैचारिक आधार प्रदान किया गया। राष्ट्रसंघ की स्थापना में भी वुडरो विल्सन की प्रमुख भूमिका थी। यद्यपि वह खुद अपनी पार्थक्य नीति के कारण, अमेरिका की पार्थक्य नीति के कारण अपने कांग्रेस से उसको समर्थन नहीं दिला सके और अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बन पाया था। लेकिन इस समय तक आते आते प्रथम विश्व युद्ध के पास था, विश्व शक्ति के रूप में अमेरिका उदित हो चुका था और प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो यूरोप का आर्थिक पुनर्निर्माण हो रहा था, तो उसमें भी अमेरिका ने पूरे यूरोप को आर्थिक मदद प्रदान किया था और पूरी दुनिया मान लिया था कि अमेरिका सुपर पावर के तौर पर उदय हो चुका है। धन्यवाद।